सबसे पहली जो चीज है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो इलेक्ट्रो, जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आएगा आपको एक चीज समझ जानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अगर इलेक्ट्रो वर्ड यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो, ये कहीं पे भी इलेक्ट्रो वर्ड यूज आया है। हाँ, इसके बाद सॉल्यूशन का भी कर देंगे। कल सॉल्यूशन है संडे को, अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो मैं संडे को सॉल्यूशन का पूरा रिवीजन करवा दूंगा आपको। तो देखो इलेक्ट्रो वर्ड जो भी है, इलेक्ट्रो कहीं पे भी आएगा तो आप समझ जाओ इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पे भी ऐसे इलेक्ट्रो समथिंग आ गया तो इलेक्ट्रो का मतलब हमें समझ जाना है इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है हमारा। यानी कि जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बताती है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से। जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और केमिकल एनर्जी कहां से आ रही है? जब केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है तो वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो हम इन दोनों की स्टडी करते हैं तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसको आपस में हम कोरिलेट करते हैं, यानी ओवरऑल इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। वो हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज आती है? सेल। सेल आपको पता है दो तरीके के होते हैं, इसी से इसकी डिफाइन आ जाएगी। सेल का मतलब क्या होता है? एक वेसल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है जिसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेल। तो सेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल किसे कहेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है जो आपके घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं या कोई आपने जो बैटरी वगैरह देखी होगी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यानी कि जो केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप घर में ले गए किसी भी सेल को और वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। और ठीक इसका अपोजिट है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और उसकी वजह से क्या होगा? केमिकल एनर्जी हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इसकी। अब इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो आपने नोट्स बनाए उसी को देखो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो ऋषभ इसे मत कर, नहीं तो मैं वो कर दूंगा तुम्हें, यहां से लिखना मत इसमें। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इसमें? देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक ऐसी मेटल रॉड। मेटल रॉड कौन सी? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हेल्प करती है आपको, नहीं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास होती है? जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हो। तो एक ऐसा मेटल रॉड होता है ये, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है और ये भी इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड मतलब एक ऐसी मेटल रॉड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यहाँ पे दो टाइप की होती है। अब प्लस और माइनस आप कभी मत कहना क्योंकि वो गलत डेफिनेशन मानी जाती है। हमने सिर्फ ये कहना है कि जिसमें रिडक्शन होगा वो कैथोड है और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है। बस अगर आपने कहा प्लस या माइनस तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो नहीं माना जाता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बदल जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि कैथोड और एनोड। तो कैथोड और एनोड की डिफाइन क्या है? कैथोड किसे कहेंगे कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा और एनोड किसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन होगा।
इसके आगे बढ़ जाते हैं, 1 सेकंड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड के बाद है नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि जिसमें आप क्या करोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयंस, यानी कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में। इसको और डीपली समझते हैं, इसके दो टाइप से। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रोड है और ये आयंस हो गए जिसमें उसे रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड है जो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि एक की पोटेंशियल ज्यादा होगी, एक की कम होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और ये आयंस है जो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो भी यहाँ पे आपने आयंस रखा है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये कब हुआ? ये इलेक्ट्रॉन लूज और ये गेन कब कर रहा है? जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर ये डिफरेंस ही नहीं होगा तो फिर ना तो कोई लूज कर पाएगा ना ही कोई गेन कर पाएगा। ठीक है, तो लूज और गेन तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक की पावर ज्यादा होगी एक की पावर कम होगी, तभी जाके ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर दोनों की पोटेंशियल सेम हुई तो ना तो कोई लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये दूसरी चांस क्या है? यहाँ पे दूसरे में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बाहर से ये गेन करेगा, और आयंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन होगा तो उसका नाम रख दिया उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन होगा उसका नाम रख दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्यों रखा है नाम? रिडक्शन मींस होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन करेगा गेन? जो ये इलेक्ट्रोड रखा आपने, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर इलेक्ट्रॉन को तो रिडक्शन पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड अगर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड। जैसे आपने कई चीज देखी होंगी, स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड होता है कि जो एक स्पेशल खास चीजों में बना होता है, क्योंकि हर एक चीज स्टैंडर्ड नहीं हो सकती है। तो स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है कि एक तो जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 होनी चाहिए, 1 m। दूसरी चीज है इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो, लेकिन ये रूम टेम्परेचर को ले लेते हैं। और प्रेशर होता है यहाँ पे 1 atm प्रेशर, यानी 3 कंडीशन होती है स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप इस कंडीशन को मेंशन करते हो, मेंटेन कर पाते हो, तब वो स्टैंडर्ड माना जाएगा, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तो इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच the concentration of electrolyte is taken as unity and temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atm pressure, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड। इसके भी दो टाइप हो गए सेम। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दोनों हो गए। अब कंडीशन सेम है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन विच ऑक्सीडेशन अकर,
ऑक्सीडेशन मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर जो ये इलेक्ट्रोड है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये तीन चीजों को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया, इसको डिनोट करेंगे नॉट से, जैसे मैंने कहा ई ऑक्सीडेशन और यहाँ पे नोट लगा दिया, तो इसकी पहचान ही है। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा, जैसे मैंने लिखा ये ई ऑक्सीडेशन, इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर मैंने लिख दिया ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो ये ऊपर नोट आ गया जिसके भी, तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद आता है सेल पोटेंशियल, या इसे कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो उसे कहेंगे सेल पोटेंशियल, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज पास्ड। क्योंकि करंट पास नहीं होगी तब हम चेक करेंगे, शुरू में हम चेक करेंगे। तो इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है इसमें, कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसमें इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जो सेल पोटेंशियल है इसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब अगर सपोज करो दोनों की पोटेंशियल बराबर हो गई तो क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर से इधर की साइड, ना इधर से इधर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसकी रिडक्शन वाली ही वैल्यू यूज करनी है, ध्यान रखना, दोनों की रिडक्शन वैल्यू ही यूज करनी है, क्योंकि जो रिडक्शन होता है उसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप समझ जाओगे कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है जो पहले बताया जाता है। तो जो सारी चीजें बेसिक होती है स्टार्ट में बताई जाती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दूसरी चीज, अगर आप एक दूसरे को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, बस ये साइन चेंज कर दिया आपने, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई? ये पहला स्टेप था लेक्चर 1। किसी को प्रॉब्लम है इसी में बताना, यहां तक कोई भी टॉपिक में? बताओ यस नो। एक बार जो भी चीज रिवीजन की होती है ना उसको एक बार पढ़ लिया करो, ताकि आपको जहां जहां पे प्रॉब्लम है उसको आप देख सको और पूछ सको मुझे। तो कोई डाउट किसी को इसमें? यहां तक आगे बढ़ जाऊं। अब लेक्चर सेकंड आता है आपका, जिसमें मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो वेसल होते हैं, 1 और 2 वेसल। पहली चीज, इसमें इलेक्ट्रोड फिल कर दिए, दोनों में इलेक्ट्रोड रख दिए। अब ध्यान रखना, जैसे जिंक है तो जनरली हम इसी के इलेक्ट्रोलाइट को इसमें रखते हैं, ध्यान रखना। अगर ये कॉपर है तो कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दोनों का सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन आता है कई बार कि ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है और मैं जिंक का रख दूंगा तो क्या होगा। तो इसे सोचो जरा सा, ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं होगी। तो ये चीज नहीं रखी जाती इन जनरल, ये सोचना है आपने। अब इसके बाद क्या किया आपको, आपने इसको दोनों को एक वायर से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे क्या लगा देना है, गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट को चेक करना कि जा रही कि नहीं जा रही है। आप यहाँ पे बल्ब भी रख सकते हो, बल्ब से क्या होगा, पता चल जाएगा कि बल्ब है जो ग्लो करने लग गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हुई या नहीं हुई, तो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब होता क्या है कि जो ये है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो जो जिंक होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बन जाता है, Zn2+। तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये जो जिंक होगा ये धीरे धीरे कम होता जाता है। सपोज करो जिंक इतना बड़ा है, अब धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, Zn2+ भी निकलते चले गए। तो आपकी बुक में कैसे दिखाते हैं इसे, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ही। तो ये समझ जाना है, धीरे धीरे करके निकलता जाएगा तो खत्म होता जाएगा, तो इसका वेट थिकनेस कम होती जाएगी। ये तो बुक में इस तरीके से दिखा देते हैं, किसी साइड बुक में देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, दूसरी साइड पहुंच गया। अब ये कॉपर होता है जो, अब ये कॉपर सॉल्यूशन वाला कॉपर, ये जो CuSO4 है, ये CuSO4 टूटता है Cu2+ एंड SO4 2- में। अब ये कॉपर जो सॉल्यूशन में था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, Zn से आए, इधर की तरफ आए, इसने से गेन किया, ये कॉपर बन गया। तो जो इसकी थिकनेस है ये बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर यहाँ से डिपॉजिट होता जा रहा है, तो ये इसकी थिकनेस बढ़ गई, इसकी थिकनेस कम हो गई, तो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो रहे हैं, तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है हर हमेशा, तो करंट प्रोड्यूस हो गई। अब क्या होता है कि इस करंट, ये करंट ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे Zn2+ हो गया, यानी प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा हो गया, और यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि Cu तो यहाँ से निकल गया, तो SO4 ही बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस ज्यादा हो गया, यहाँ प्लस ज्यादा हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज रखा जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, देखो, जो ये सॉल्ट ब्रिज होता है ये यू ट्यूब का होता है, जिसे हम इन्वर्टेड रखते हैं। इसमें कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा एक साथ ना निकले, ये कॉटन प्लग लगा होता है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना। जैसे ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जैसे KCl ले लिया, एक प्लस एक माइनस है, इसे रखते हैं अगर अगर सॉल्यूशन में। अगर अगर सॉल्यूशन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ताकि ये मूवमेंट कर सके, नहीं तो ये मूवमेंट ही नहीं करेगा, ये तो सॉलिड स्टेट में होता है। तो हम कैसे करेंगे उसको, अगर अगर या जिलेटिन में डालते हैं, जिससे ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है और ये मूवमेंट कर सकता है। तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, देखो प्लस कहाँ जाएगा, जहां नेगेटिव है, और जो ये माइनस वाला वो कहाँ जाएगा, जहां प्लस वाला है, जिससे दोनों में क्या हो, न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। तो न्यूट्रलिटी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा ये, और न्यूट्रल होने की वजह से फिर जो हमारी प्रॉब्लम थी कि ये प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज इसीलिए हम यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, और दूसरी चीज क्या है कि जो सर्किट होता है उसे कंप्लीट कर देना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस ज्यादा हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर क्यों जाएगा, क्योंकि प्लस ये है, तो ये इसको यहीं खींच लेगा। इसीलिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और उसकी खास बात क्या होता है कि जो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं वो इनर्ट होना चाहिए, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि ये अगर इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करके कुछ पॉइजनस गैस या विस्फोटक चीज बनाता है, तो क्या होगा, आपकी जो बैटरी है ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए इनर्ट होना चाहिए, और जो स्पीड होनी चाहिए प्लस और माइनस की, वो लगभग लगभग सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों जगह बैलेंस बना रहे, एक जगह ज्यादा एक जगह कम ना हो। तो इसीलिए दोनों की जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए, और दोनों आयनिक मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पता चला ये आराम आराम से जा रहा है तो भी क्या होगा, पूरा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ माइनस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रोल पूछा जाता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद है रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन का।
रिप्रेजेंटेशन के लिए ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन को हर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और रिडक्शन को राइट हैंड साइड में रखा जाता है। ये ऐसी जैसे फिक्स रूल बना दिया कि जब आप सड़क में चलोगे तो आप लोग हर हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे, राइट में नहीं चलोगे। तो ऐसे ही क्या किया कि रिडक्शन को फिक्स कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और रिडक्शन को राइट हैंड साइड में, ये फिक्स है। उसके आगे क्या किया कि रिडक्शन में क्या होता है, देखो Zn इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है। तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है Zn/Zn2+। और इसमें क्या होता है, कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर बन जाएगा। तो इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ Cu2+/Cu। दूसरी चीज उसने क्या ध्यान रखी, फिजिकल स्टेट, कौन किस स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस है तो AQ। बस ये 4 ही यूज होते हैं। तो जैसे जिंक है सॉलिड, कॉपर है सॉलिड, ZnSO4 एक्वस में होगा पानी के साथ मिला हुआ, और Cu भी एक्वस में होगा। तो दूसरी चीज फिजिकल स्टेट है। तीसरी चीज यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को उसके बीच में लगा दिया, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर क्या किया है, फिजिकल स्टेट हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, और इसके बाद कंसंट्रेशन को, जिसकी कंसंट्रेशन यानी जिसमें चार्ज नहीं है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, फिक्स है। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो जिसका कोई भी चार्ज नहीं है उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है, और बाकी जिसका चार्ज है उसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। उसके अलावा आपने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, सपोज यहाँ पे अगर मैंने प्लेटिनम यूज किया, जो भी इलेक्ट्रोड यूज किया उसे हम आगे लिख देंगे, और इसके साथ अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोड यूज किया है तो इसे हम पीछे लिख देंगे। तो ये इलेक्ट्रोड के लिए इसमें जगह, तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ये भी लेक्चर नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझे, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है कि जब हम एलिमेंट को कैसे रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसे सबसे टॉप में रखो और डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दो उसका, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिसमें रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं आपको सीरीज एक बार बता देता हूं, लिथियम के बाबा सरदार, तो ऊपर से नीचे तक रिएक्टिविटी कम होती जा रही है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो लिथियम के बाबा सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में, मैंने, जिंदा, क्रो, फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने, प्रभु, हाइड्रोजन की। फिर है क्यों आई अंग्रेजन, क्यों आई होगी, क्यों आई होगी अंग्रेजन भारत में फिर से, और क्यों आंटी को बाहर किया। तो इस तरीके से, तो देखो ऊपर से नीचे तक रिएक्टिविटी कम हो रही है, यानी सबसे कम रिएक्टिव फ्लोरीन और सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम। तो इससे कई एप्लीकेशन है इसके। एप्लीकेशन में क्या है, देखो रिएक्टिविटी, अगर मैंने बोला इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एसआर और सीए, तो एसआर, यानी कि जो भी इस सीरीज में टॉप में होगा, पहली चीज जो टॉप में होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, तो देखो ऊपर से नीचे तक कौन सी चीज बढ़ रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी रिडक्शन की टेंडेंसी ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। तो क्या होगा कि वो कौन सा अच्छा एजेंट है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऊपर से नीचे तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी और रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। यानी मैंने कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो लिथियम है, लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो ये सबसे नीचे है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, या इसमें से बताओ कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। पता कैसे चलेगा? वो इसकी वैल्यू से देख के पता चलता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो ये हाइड्रोजन आ गया आपके पास, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले होते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं किससे? उसके कंपाउंड से। जैसे मैंने लिखा SN प्लस HCl, तो ये SN ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन बना देगा, प्लस H बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा इसके नीचे वाला ले लिया, Ag ले लिया, मैंने लिखा Ag प्लस H2SO4, तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Ag इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको हटा नहीं सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी फिर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्पफुल होती है हमारे पूरे रिएक्शन करने के लिए। और जो ऊपर होगा ध्यान रखना, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे लिथियम है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लिथियम रख दिया और Mg रख दिया, तो आप समझ जाओगे कि लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा हमेशा और Mg का रिडक्शन होगा, इन दोनों में से। तो इस तरीके से ये जो सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक बताई हुई इसकी। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल के बाद नर्न्स्ट इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्न्स्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने कहा कि जो E0 सेल होता है यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो नॉन स्टैंडर्ड है, इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। तो इसने बहुत रिसर्च किया इसमें और फिर इसने इक्वेशन दी। तो अगर हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर 1 इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, हर हमेशा हम रिडक्शन में दिखाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है E Zn2 प्लस स्लैश Zn। देखो ये किसको दिखा रहा है? रिडक्शन को, क्योंकि 2 प्लस से Zn पे जा रहा है, इज इक्वल टू E0 और फिर आगे Zn2 प्लस स्लैश Zn, ये स्टैंडर्ड हो गया, माइनस RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.314 है। टेम्परेचर हमें पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे 298 है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलाम। तो इतनी मेहनत हम क्यों करें? तो उसने पहले इस सारी मेहनत को आपको सॉल्व कर दिया और उसने कहा कि सिर्फ क्या करो आप, ये वैल्यू तो गिवन होगी जो स्टैंडर्ड होती है, इसकी जगह पे 0.0591 कर दो। एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, N2 हो गया। तो ये हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे N लिखा है मैंने, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये उसने एक फाइनल इक्वेशन दी, ये 1 इलेक्ट्रोड के लिए। अगर उसने कहा सेल के लिए निकालना हमने पूरा, तो क्या करो, एक चेंज कर दो बस, ई सेल, ये बिना स्टैंडर्ड वाला है और ये स्टैंडर्ड वाला है। तो स्टैंडर्ड की वैल्यू गिवन होती है हर हमेशा, माइनस RT अपॉन NF, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर हम इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, हम आसान कर देंगे इसे। तो माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये उसकी सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 2 इक्वेशन हो गई। फिर उसने कहा इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें कोई भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू 0 होती है। तो इस कंडीशन में हम जब उस फॉर्मूले में चेंज करेंगे इससे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब इक्विलिब्रियम होता है तो आपको पता है उसे के से दिखाते हैं, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं इक्विलिब्रियम को। और ई सेल की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो इसमें यहाँ पे रखोगे आप इसे, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के।
ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो इक्वेशन ये वाली है जो इक्विलिब्रियम के केस में। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ई नॉट सेल्फ पता होगा तो आप के निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये तीसरी इक्वेशन है। चौथी इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी किससे कहते हैं कि जो एनर्जी अवेलेबल होती है टू डू यूजफुल वर्क, उसको गिब्स ने कहा फ्री एनर्जी, यानी ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो, तो उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि गिब्स ने दिया था। और फ्री एनर्जी होती है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी उतनी गिब्स एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इसने नेगेटिव को प्रिफर किया। जैसे मैंने कहा -50 और -60, तो -60 यानी कि इसकी फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हो तो नेगेटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी। अब इसके टर्म्स में क्या होगा, देखो पहला फॉर्मूला del G नॉट इज इक्वल टू -NF E0 सेल। पहला इक्वेशन ये है आपके पास जो याद रखना है आपने। F फेराडे कांस्टेंट है, फिक्स होता है 96500, और अगर ये नॉट नहीं रहेगा तो वैसे लिख सकते हो आप -NF E सेल, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें कि अगर सपोज करो इसमें हमने क्या किया, वो दे दिया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, फिर क्या करेंगे हम लोग, अब ई नॉट सेल की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF log K, ये हमने यूज किया था। अब इसकी जगह पे क्या करो, यहाँ पे रख दो। अब तो क्या होगा, del G नॉट इज इक्वल टू -NF इंटू RT/NF log K, इसको ही हटा दो, ln लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2.303 RT log K। तो ये ध्यान रखना है, del G नॉट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमने। एक और इक्वेशन है इसकी लास्ट वाली, del G नॉट हमें क्या बताता है, वर्क मैक्सिमम। बस हमने क्या करना है कि इसका साइन नेगेटिव कर दो बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, इसकी नेगेटिव वैल्यू है लेकिन वर्क तो प्लस में आएगा, तो वर्क को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो कौन ज्यादा वर्क करेगा, -60 वाला। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। देखो -60 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके पास 60 जूल एनर्जी है। तो वर्क देखेंगे तो इसके पास 60 जूल होगा, इसके पास 50 जूल होगा, तो ज्यादा वर्क कौन कर सकता है, 60 वाला। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये आपका नॉन्स्ट इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट में आता है इसके पास नॉन्स्ट इक्वेशन के बाद, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ सकता है कोई, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, नॉन्स्ट इक्वेशन में कोई क्वेश्चन हो, या अभी तक का जो पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन हो। एक बार आप जैसे रीडिंग करके आओगे तो आपको चीज दिमाग में होगी कि हमें पूछना क्या है, तो उसे तुरंत आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अभी तो टाइम कम है, एक बार फिर से रिज्वाइन करने से सेम आईडी पे। ऑफ कर रहा हूँ मैं।